बेटा ये तुम्हारा माई बाप है इस वक्त टाइम टेबल, समझ रहे हो? तो हीमोग्लोबिन दो शब्द से मिलके बना है, हीम और ग्लोबिन। अनार और चुकंदर हमारे फिल्ट्रेशन के लिए काम होता है। खून बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? आयरन। ईच आरबीसी कंटेन्स 280 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो ल्यूकोसाइट्स बढ़ेगा किसके टाइम पर? ब्लड कैंसर के टाइम पे। उस बीमारी को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। हमने पढ़ा था ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं? 45। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती है। ठीक है सर। हमने प्लाज्मा में भी हमने सबसे ज्यादा देखा 90 से लेके 92% क्या होता है प्रेजेंट? वाटर। 6 से लेके 8% क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन। 1 से लेके 2% क्या प्रेजेंट होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें सॉल्ट भी आते हैं और आयंस भी आते हैं। आयंस का ऑर्डर बताया था, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सॉल्ट्स में कौन से आ गए? NaCl, KCl, बाइकार्बोनेट आयन और एक और होता है हीमोग्लोबिन, जो सॉल्ट में नहीं आता बट हमने लिख लिया था, वो एज अ बफर सॉल्यूशन यूज होता है। ठीक है सर। उसके अलावा हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंस पढ़ा था। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर मेरे पास क्या था? सबसे पहला एल्ब्यूमाइन, सबसे स्मॉलेस्ट होता है साइज के अंदर। काम क्या होता है उसका? ऑस्मो रेगुलेशन करना। सबसे लार्जेस्ट वाले का नाम फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। और काम क्या होता है उसका? ब्लड क्लॉटिंग करना। फिर उसके बाद पढ़ा था सर हमने ग्लोबुलाइन। ठीक है। ग्लोबुलाइन कितने होते हैं सर? 3, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा बीटा कहाँ बनते हैं? लीवर के अंदर। और गामा कहाँ बनता है सर? बी लिम्फोसाइट के प्लाज्मा सेल के अंदर। अल्फा बीटा का काम क्या था? एंजाइम से बाइंड करना और ट्रांसपोर्ट करना फूड को। और गामा ग्लोबुलिन का काम क्या था? डिफेंस मैकेनिज्म करना, डिफेंस करना, प्रोटेक्शन करना हमारी बॉडी को। गामा ग्लोबुलिन के दो और नाम, इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी। ठीक है सर। एल्ब्यूमाइन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये कहाँ बनते हैं? लीवर के अंदर। एक ही स्पेशल है जो प्लाज्मा सेल में बनता है, गामा ग्लोबुलिन, जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है। मैंने ये बताया था प्लाज्मा क्या होता है। अगर मैं ब्लड में से क्या निकाल दूं? फॉर्म्ड एलिमेंट, क्या बचेगा? प्लाज्मा। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा में से क्या निकाल दूं? क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर कौन से मेरे पास सर? 2, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। इसको अगर हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? सीरम। बफर एलिमेंट्स में कौन से बफर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट आयन। और लिम्फ क्या होता है? ब्लड में से क्या निकाल दूं? आरबीसी, प्लेटलेट्स और मैक्रोप्रोटीन। मैक्रोप्रोटीन कौन से? जो बड़े वाले होते हैं। अच्छा, हमने सबसे बड़े प्रोटीन कौन से देखे थे? लार्जेस्ट साइज में कौन से प्रोटीन्स है? फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से सबसे पहली बात करने वाले हम आरबीसी की। अच्छा ये देख लो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है? 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर बढ़ जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया। ये तो हट ही नहीं रहा। ये बोर्ड ना खराब हो जाएगा फिर। ऐसा होना चाहिए बोर्ड कि यूं रखे डस्टर और सरकता चला जाए और मिटता चला जाए, है ना? कितना अच्छा होगा। और ये मिट जाए यार। ये टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा। 2 बूंद टीके की बचाए बच्चे को जीवन में। वो आती है ना एडवर्टाइज? नहीं आती? लो अब भी नहीं हट रहा है। तो एक जरा पेज निकाल के दो कहीं से, वहां पे पीछे होगा, वहां पे उसमें से एक पेज निकाल के लाओ लाओ। बेटा जीवन है ये तुम्हारा जिसको तुम दे रही हो।
ये तो राम ये राम हाँ इससे साफ करो ना और क्या अरे वो तो और बेकार है। कुछ तो काम होगा अगली बार जब मैं क्लास में आऊँ ना तो बोर्ड क्लीन मिलना चाहिए, करते रहना, डस्ट से क्लीन कर देना। ये पीछे देखिए दीदी बहुत खराब हो गई। इसमें देखो कौन सा पेपर दिया है, ये फालतू पेपर था। होने दो, इसके बिना ना बच्चों को पता चलना चाहिए, टाइम टेबल देते हैं अपना रब करने के लिए, इसके बिना जिंदगी फालतू हो जाती है। ये तो बस प्रिंसिपल साइड में आया था। अच्छा जी बेटा, ये तुम्हारा माई बाप है इस वक्त, टाइम टेबल समझ रहे हो, यही है माता पिता दोस्त सखी सखा, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। आ जाओ जी फॉर्म डिलीमेंट पर आ जाओ। फॉर्म डिलीमेंट्स में कितने आते हैं, कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आरबीसी की। आरबीसी का नाम क्या है? इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स सर कितने नंबर में होते हैं? सेकंड सर इनकी शेप क्या होती है? एंड थर्ड ये इनका साइज क्या होता है? साइज तो हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था। नंबर कितने नंबर में होते हैं ये? 5 से लेके 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब। देखो कितने सारे मिलियंस में है, ठीक है। शेप इसकी हमने पढ़ी थी, कैसी होती है शेप इसकी? बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव किस लिए होती है? ताकि क्या हो सके? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन आता है ना, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है ना आरबीसी, तो इसलिए सरफेस एरिया ज्यादा होता है। साइज क्या होता है इसका? 7 माइक्रोमीटर। ये इसका डायामीटर होता है, डाया, और 5 माइक्रोमीटर होती है इसकी लेंथ। और एक और चीज यहाँ पे स्पेशल्स में लिखेंगे नोट करके। नोट ये है कि आरबीसी हमारी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसके ऊपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। एक और टर्म है जो नीट के अंदर पूछी जाती थी, इसको हम बोलते हैं डिवॉइड न्यूक्लियस। इसका मतलब है नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है। नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। नॉन, अगर देखो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस नहीं है, इससे जुड़ने वाली जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती है ना, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ये भी एब्सेंट होती है। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, जिसके अंदर क्या आता है सर? और तो और सर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है या एनारोबिक होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन को कैटाबोलिक बोलते हैं, एनाबोलिक बोलते हैं? ग्लूकोज को तोड़ रहा है, कैटाबोलिक, ठीक है। फिल करनी पड़ेगी। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स क्या होती है? एब्सेंट, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। अच्छा, नॉन न्यूक्लिएटेड होने का फायदा क्या होता है? ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन reduce utilization of O2। देखो ऑक्सीजन तो है, न्यूक्लियस होगा नहीं, न्यूक्लियस नहीं होगा तो O2 का यूज क्या हो जाएगा? O2 का यूज माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है सर, न्यूक्लियस भी कर रहा है, और ये दोनों चीज नहीं है तो O2 का यूज होना आरबीसी के ऊपर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर ज्यादा टाइम तक O2 रहेगा। मान लो ये आरबीसी है, इसके पास इसका न्यूक्लियस भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ऑक्सीजन आएगी, यहाँ भी यूज होगी और यहाँ भी यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है O2 का,
अब ये दोनों हटा दूंगा तो क्या यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ O2 क्या हो जाएगा, रेड्यूस नहीं हो जाएगा। तो इसलिए क्या लिखा, ये क्वेश्चन लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प्स इन रिड्यूस यूटिलाइजेशन ऑफ O2, या फिर ये लिख दो लेस यूटिलाइजेशन ऑफ O2। अब ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, तो इसको ध्यान रखना। ये तो हो गया आरबीसी की थोड़ी इंपॉर्टेंट बात, और इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात है, वो भी लिख देते। शेप पता चल गई कैसी होती है बाइकॉनकेव, किस लिए होती है ये वाली शेप, इंक्रीज हो सके क्या, सरफेस एरिया। एक और नोट लिख लो, नोट ये है कि आरबीसी के पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। सर O2 से एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाती जब इसके पास क्या होता, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है यहाँ पर सर, एब्सेंट है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता, ऑक्सीजन यूज होता, तो उसमें करी जाने वाली रेस्पिरेशन कौन सी होती, एरोबिक। भाई एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो 38 एटीपी बनते हैं, एनारोबिक होती है तो 2 एटीपी बनते हैं। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों कर रहा है सर, इसलिए कर रहा है ताकि इसको एनर्जी मिल सके। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। और एक और पॉइंट होता है, ये कैटाबोलिक रिएक्शन करता है, आरबीसी ना कैटाबोलिक रिएक्शन करता है। अब एक चीज तुम सोचो, अब ये बोलो कि सर हमने आरबीसी में पढ़ा था, ये रिएक्शन हो रही थी, हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहा था O2 के साथ, और ये फिर हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बन जा रहा था और O2 चली जा रही थी। ये कैटाबोलिक रिएक्शन है, एनाबोलिक रिएक्शन है? एना कैटा सर दोनों ही लग रही है, बन भी रही है और कोई चीज टूट भी रही है ना। तो इसको ज्यादा ध्यान मत दो। मैंने यहाँ पे आरबीसी में क्या बोला, O2 का कम यूज होता है, किसमें, O2 का कम यूज होता है आरबीसी के न्यूक्लियस में। पर यहाँ पे सिर्फ ये ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, यहाँ पे कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा है ये। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि एक जगह सर आप लिख रहे हो कि O2 का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है और दूसरी जगह आप हीमोग्लोबिन को O2 के साथ बाइंड करवा रहे हो। तो ये आरबीसी के ऊपर हो रहा है, आरबीसी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो आरबीसी का सेल है उसका न्यूक्लियस कहाँ होगा, आरबीसी के अंदर। और O2 तो कहाँ होता है, सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। तो O2 का यूटिलाइजेशन कम होता है आरबीसी के अंदर, क्योंकि वो किसके साथ बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ, टिश्यू तक ले गया, वहां पे फिर अलग हो गया। कोई रिएक्शन नहीं हुई आरबीसी के साथ, रिएक्शन हुई किसके साथ है, ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन के साथ हुई है या आरबीसी के साथ हुई है, इस वो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है ये आरबीसी था ना, ये जो हमने पढ़ा था, मैंने बोला था आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन आरबीसी को मिला है या हीमोग्लोबिन को मिला है, अरे हीमोग्लोबिन को मिला है। तो आपने तो कहा कि बस वो बाइंड कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन मिला किसको, हीमोग्लोबिन। अरे ये आरबीसी है, ठीक है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन आए किसके साथ बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ। तो अब ऑक्सीजन का यूज कहां पे हुआ, आरबीसी ने यूज किया या हीमोग्लोबिन ने, हीमोग्लोबिन ने। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लेस यूटिलाइजेशन होता है ऑक्सीजन का। अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता या फिर इसका न्यूक्लियस होता तो आने वाला O2 क्या इनके पास भी चला जाता, ये तो नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन किसके पास ही है, सिर्फ हीमोग्लोबिन के पास। आरबीसी तो एक मतलब कहो कि मीडियम बन गया ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला। तो कंफ्यूज मत हो ना, एक जगह हम बता रहे हैं हीमोग्लोबिन O2 के साथ बाइंड कर रहा है सर, ऑन द सरफेस करता है वो, इनसाइड आरबीसी नहीं होता। इनसाइड आरबीसी तो जब न्यूक्लियस ही नहीं होता तो वहां पे ऑक्सीजन का यूज ही नहीं होता। इसलिए वहां पे क्या लिख रहे हैं, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ O2।
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस और एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? अगर स्टेटमेंट दे दूं कंफ्यूज तो नहीं होगे? ठीक है। इसलिए कैसी रेस्पिरेशन करता है सर? एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन किस लिए करता है ये? एनारोबिक रेस्पिरेशन किस लिए करता है? क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए होती है। माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया क्या पावर हाउस है हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इसको एनर्जी तो चाहिए ना, इसलिए एनारोबिक करता है। क्योंकि आरबीसी के पास तो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती, किसके पास रह जाती है? हीमोग्लोबिन के पास। इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट नोट है दोनों। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, क्या हुआ? स्मेल आ रही है? हीमोग्लोबिन हमारे, अच्छा हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बताते हैं। अभी थोड़ी सी हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था 100 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है? हाँ, 100 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है? 15 ग्राम। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन था। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन था। और 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर कितना ml ऑक्सीजन था सर? 20 ml ऑक्सीजन था। अच्छा, इसका रेशियो ये भी हो सकता है, 12 से लेके 16 ग्राम हीमोग्लोबिन भी हो सकता है। 15 ग्राम लिख तो दिया, बट क्वेश्चन अगर 12 से 16 आ जाए तो भी टिक कर देना है उसको। ठीक है। अब मैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बताऊंगा, एक्चुअल में हीमोग्लोबिन होता क्या है। अब हमने हीमोग्लोबिन तो कर लिया इतने टाइम से, बट हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा नहीं है क्या होता है। देखो, हीमोग्लोबिन दो शब्द से मिलके बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम और ये है ग्लोबुलिन। हीम हमारा होता है 4%, ग्लोबुलिन होता है हमारा 96%। ठीक है। ग्लोबुलिन बेसिकली है क्या सर? ग्लोबुलिन हमारे प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं ग्लोबुलिन? हमारे प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स की लंबी लंबी चेन्स होती है ग्लोबुलिन के अंदर ना। अब वो चेन कौन सी हो सकती है? उनके सब चेन्स के नाम है अलग अलग, जैसे अल्फा चेन है, बीटा चेन है, गामा चेन है और डेल्टा चेन है। हाँ, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा चेन है। अल्फा चेन के अंदर हमारे पास होते हैं 141 अमीनो एसिड और बीटा में होते हैं 146 अमीनो एसिड। अरे क्या प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन से मिलके बनते हैं? पढ़ा था हमने। प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो एसिड की चेन। अल्फा चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड है? बीटा में कितने हैं? 146। ठीक है। अब सर हीम की बात कर लेते हैं। हीम 4% है, बट हीम में एक्चुअल में है क्या? हीम में दो चीजें हैं। हीम में 4 तो होते हैं Fe+2 के आयंस और 4 होती है पैराफोरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग्स। तो हीम के स्ट्रक्चर में कितनी चीजें हैं सर? 2, हीम और ग्लोबुलिन। हीम में क्या क्या प्रेजेंट है सर? 4 Fe+2 है और 4 पैराफोरिन रिंग्स है। और ग्लोबुलिन क्या है? हमारे प्रोटीन्स। उसके अंदर कितनी सारी चेन है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फा बीटा में कितने अमीनो एसिड है? 141 और 146। ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का। कितने यहाँ पे ये प्रेजेंट है? 4। अच्छा, हीमोग्लोबिन किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? आरबीसी के ऊपर। आरबीसी के ऊपर होता है। मैंने क्या कहा था? खून बढ़ाने के लिए अनार का जूस पियोगे या फिर चुकंदर का जूस पियोगे? नहीं, हमें खून बढ़ाने के लिए क्या चाहिए सर? Fe, आयरन चाहिए। तो आयरन कहाँ पे, कौन सी वेजिटेबल मिलता है? स्पिनच के अंदर, पालक में। बोल रहा हूँ ना, पालक खाओ। वो मत, अनार को ये सोच के मत पीना लाल तो खून बढ़ रहा होगा। नहीं, अनार और चुकंदर हमारे फिल्ट्रेशन के लिए काम होता है। खून बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? आयरन। जिसको आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है उसमें आरबीसी काउंट भी कम हो जाता है, क्योंकि आरबीसी के ऊपर ही तो होता है। हीमोग्लोबिन का काउंट कम हो जाता है, सॉरी। तो देखो एक नोट है,
पूरी बॉडी पे वो 100 ml ब्लड होगा बस। अरे नहीं, वो तो रेशो लिया है मैंने, कल ही लास्ट क्लास में तो पढ़ाया। 5 लीटर लड़के में होता है, 4 से 4.5 लीटर लड़की में होता है। उसका रेशो लिया है कि 100 ml ब्लड को अगर मैं निकालूंगा तो उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा और ऑक्सीजन का कितना होगा, 20 ml ऑक्सीजन मिलेगी। आया समझ? वो भी कौन सा वाला ब्लड निकालूंगा मैं, ऑक्सीनेटेड वाला। अब आया समझ? पूरी बॉडी में 100 ml, ऐसे थोड़ी होता है। तो नोट है, देखो यहाँ पे ये जो चेन्स है ना, ये वाली, ये जैसे एक अडल्ट होता है, अडल्ट ह्यूमन, उसके अंदर इस चेन का नाम होता है हीमोग्लोबिन ए। अडल्ट ह्यूमन की हीमोग्लोबिन की चेन का नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन ए। इसके अंदर मेरे को जो चेन मिलती है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। मेरे पास एक और चेन होती है जो वो भी अडल्ट ह्यूमन की होती है, बट वो साइज में छोटी होती है इससे, हीमोग्लोबिन A2। उसके अंदर होता है 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा, ठीक है। और मेरे पास एक और होती है जो फीटल में होती है। फीटल पता है ना क्या होता है, जो प्लेसेंटा के अंदर होता है, जो फीटस में होता है बेबी, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन मिलती है उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन F। और उसके अंदर कौन सी चेन मिलती है, 2 अल्फा प्लस 2 गामा। तो याद रखना इसको, ये हमारे उसमें नहीं दिया हुआ CBSE में, बट ये जनरल नॉलेज के लिए काफी अच्छा है। जो हीमोग्लोबिन A2 है ये अडल्ट 2 का होता है, ये बड़ा साइज का होता है और ये छोटा साइज का होता है। जब फीटस होता है तो उसमें ये वाली चेन्स होती है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। जो हीम का स्ट्रक्चर है ना, हीमोग्लोबिन का, अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में बच्चे में देखूंगा तो उसमें कौन सी चेन मिलेगी, 2 अल्फा प्लस 2 गामा। और इसके अंदर जो फीटल में होता है ना, मोर हीमोग्लोबिन देन अडल्ट, अडल्ट से ज्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है फीटल वाली कंडीशन में। जो बच्चा होता है उसके अंदर ज्यादा हीमोग्लोबिन रहता है एज कंपेयर टू अडल्ट के अंदर। समझ आ रहा है ये क्या मैं लिख रहा हूं? हीमोग्लोबिन किस चीज से मिला है, 2 चीज से, हीम और ग्लोबुलिन से। हीम में क्या आता है सर, 4 आयरन आते हैं और 4 पैराफोरिन रिंग आते हैं, स्ट्रक्चर अभी बना रहा हूं। और सर क्या आते हैं, प्रोटीन सबसे ज्यादा क्या है, 96% प्रोटीन है सर। 4 तरह की चेन्स होती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अगर मैं एक अडल्ट के अंदर बात करूं तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन है, ए, जिसके अंदर 2 अल्फा प्लस A2 में 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा। और जब फीटस होता है, जो छोटा बच्चा होता है, जो माँ के वॉर्म के अंदर होता है, उसमें कौन सी होती है, 2 अल्फा प्लस 2 गामा। तुम लोग अडल्ट में आ गए, मैं भी अडल्ट में हूं, हमारे अंदर कौन सी हीमोग्लोबिन की चेन है, हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन A2, ये दोनों होगी। ये साइज में बड़ी होती है और ये साइज में छोटी होती है, बस यही अंतर होता है। वैसे होती तो 5-6 हीमोग्लोबिन हमारे पास, बट अभी हम इसकी बात करेंगे। आया समझ? अब ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है वो हम बात करेंगे। इसका एक फोटो खींच लो। आ जाओ। देखो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है या नहीं होता? तो प्रोटीन का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है NH2 से COOH, ये सारी कार्बन की चेन्स होती है, ठीक है। कितनी चेन है, सॉरी, NH2 से COOH, बीच में क्या है, कार्बन की चेन्स होती है। ये होता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, COOH। मैं किसका बना रहा हूं, ये वाला हीमोग्लोबिन A का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। तो कितनी चेन होगी, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। अल्फा बीटा क्या है, प्रोटीन, तो कितनी प्रोटीन की चेन होगी, 4, 2 अल्फा की 2 बीटा की। हाँ ऑन है वो देखना एक बार। हाँ बोलो, हो गया, सॉल्व हो गया डाउट?
मैं बोल रहा हूं मैं हीमोग्लोबिन ए का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसमें कितनी चेन है प्रोटीन की? 4, 2 अल्फा की 2 बीटा की। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा, देखते जाओ। एक चेन, 2 चेन, 3, 4 चेन हो गई। इसको हम अल्फा बोल देते हैं, इसको हम बीटा बोल देते हैं। तो 2 बीटा की चेन हो गई, 2 अल्फा की चेन हो गई। अब ये तो हमने ग्लोबुलिन बना दिया, अब हीम भी तो बनाना है हीमोग्लोबिन कंप्लीट करने के लिए। हीम बनाना है या नहीं बनाना? अभी अब तक हमने क्या बनाया? प्रोटीन ही तो, प्रोटीन की चेन बनाई है ना अभी तक हमने। अब क्या बच गया? हीम। कितने हीम, कितने आयरन लगेंगे? कितनी चेन थी? प्रोटीन की कितनी चेन थी? तो कितने आयरन लगेंगे? और कितनी पैराफिन रिंग लगेगी? अब आया समझ? देखो सब में देखो 4 रिंग्स है, 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा 2 गामा, 2 अल्फा 2 डेल्टा, सॉरी। तो देखो सब में 4 है, इसलिए 4 आयरन होते हैं, 4 पैराफिन रिंग्स होती है। ये देखो अब पैराफिन रिंग्स बनाते हैं। ये रिंग्स बन गई। कितनी हो गई सर? 4 हो गई। और क्या प्रेजेंट है उस पे सर? Fe+2। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया सर? हीमोग्लोबिन ए का, जिसके अंदर होता है सर 2 अल्फा और चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। ठीक है, 4 पैराफिन रिंग हो गई और 4 Fe हो गई। ये स्ट्रक्चर बन गया। लो जी, ये स्ट्रक्चर किसका है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में कितना होता है? 15 ग्राम। और कितनी ml ऑक्सीजन होती है? 20। एक नोट है यहां पर, ईच RBC कंटेन्स 280 मोलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी के ऊपर कितने हीमोग्लोबिन के मोलिक्यूल होते हैं? 280। और एक आरबीसी कैरीज 4 ऑक्सीजन मोलिक्यूल। ठीक है, 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल कैरी करती है एक आरबीसी। और एक आरबीसी पे कितने मोलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के? 280। ये था स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का। ठीक है, ये हो गया। हमने इसकी बात कर ली कि सर साइज क्या होता है, शेप क्या होती है, नंबर कितना होता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, अडल्ट में कौन सा हीमोग्लोबिन होता है। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मेशन की। ठीक है, कि फॉर्मेशन में एक्चुअल होता क्या है, आरबीसी बनता कैसे है। तो इसको देख लो, फोटो खींचो, बाकी मैं पूरा रब करके स्टार्ट कर रहा हूँ। आ जाओ। वो खुद ही नहीं आई। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। सबसे पहले आरबीसी कहाँ बनी होगी सर? फीटस में। हमारे बड़े जब हुआ तब थोड़ी बनी है, जब हम बच्चे थे अपने माँ के वॉर्म के अंदर थे तभी तो बनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आरबीसी बनी इन एम्ब्रियो के योक सैक में। योक सैक क्या होता है? अंडा खाया है? अंडा,
अंडे के अंदर येलो वाला पार्ट को हम योग बोलते हैं, ऐसे ही इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमारे अंदर बनता है जब हमारी बिगनिंग हो रही होती है फॉर्मेशन में, ठीक है, मदर के फीटस में। तो वहाँ पे सबसे पहली आरबीसी बनती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम आरबीसी फॉर्म, पहली बार आरबीसी कहाँ बनती है? यॉर्क सैक में। सेकंड टाइम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, अरे देखो जब फर्स्ट टाइम यॉर्क सैक बना होगा उसमें तो फर्स्ट टाइम किस में बनी होगी? यॉर्क सैक में। उसके बाद यॉर्क सैक के अलावा जब सेल्स डिवाइड करे गए होंगे, एक सेल से जब मल्टीपल सेल्स बनना स्टार्ट हुए होंगे एम्ब्रियो में, तो वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी। तो पहली बार तो आरबीसी यॉर्क सैक में बनती है, उसके बाद जब पूरी थ्रू आउट एम्ब्रियोनिक स्टेज कहाँ बनती है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज सर बनती है वो लीवर में, लीवर एंड स्प्लीन। लीवर तो पता है सर, स्प्लीन कहाँ होता है? पेट के नीचे होता है हमारा, ठीक है, स्टमक के जहाँ पे पैनक्रियाज होता है ना, वहाँ पर ही प्रेजेंट होता है स्प्लीन। स्प्लीन क्या करता है? बेसिकली क्या होता है? ग्रेवयार्ड, आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। जब आरबीसी मर जाती है तो स्प्लीन में जाती है। तो स्टार्टिंग के टाइम पे जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है तो स्प्लीन भी हेल्प कर रहा होता है आरबीसी बनाने में, और लीवर हेल्प करता है। और जब अडल्ट हो जाते हैं, थर्ड इन अडल्ट, अडल्ट में कहाँ बनती है? अडल्ट में बनती है, पेट में नहीं बनती, इन रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में बनती है। और वो कहाँ होता है? प्रेजेंट इन लॉन्ग बोन, हाँ, थाइज वाली बोन के अंदर प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो। और वहां पे क्या बनती है? आरबीसी। कौन से वाले स्टेज में? जब हम अडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज से बाहर आ जाते हैं। होता क्या है? ये इस तरह का होता है, देखो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। स्टेम सेल्स का नाम सुना है? स्टेम सेल्स का नाम सुना है? स्टेम सेल्स हमारे बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। तो स्टेम सेल्स हमारे 3 तरह के सेल्स यहाँ पे बनाते हैं, मैं लिख देता हूँ। मेगा कैरियोट्स, मेगा कैरियोट सेल्स बनाता है मेरे, वो प्लेटलेट्स बनाता है, प्लेटलेट्स। और सेकंड आता है मेरे पास ल्यूडोब्लास्ट। ल्यूडोब्लास्ट से सर ल्यूकोसाइट याद आ रहा है, तो ये बनाता है WBC बनाता है। थर्ड होता है हमारा इरेथ्रोब्लास्ट। इरेथ्रो से क्या बनेगा? RBC। इरेथ्रोब्लास्ट सबसे पहले बनाता है रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स नाम के सेल्स बनाता है। अच्छा, हमने कहा था आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता? न्यूक्लियस। बट जब सबसे पहले आरबीसी का मैच्योर होने से पहले जो आरबीसी जब फर्स्ट टाइम आरबीसी बनती है, सबसे पहले जब आरबीसी बनती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो वो रेटिकुलोसाइट्स होता है हमारा, जिसके अंदर होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये कौन सी स्टेज है सर? ये इमैच्योर स्टेज है, इमैच्योर स्टेज ऑफ आरबीसी, ठीक है सर, इमैच्योर स्टेज है। अब इसके बाद क्या होगा? आरबीसी होगी मैच्योर। न्यूक्लियस के अंदर होता है आरबीसी, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कौन से वाले टाइम पे? जब इरेथ्रोब्लास्ट से क्या बनता है? रेटिकुलोसाइट्स। ये इमेच्योर स्टेज किसकी है? आरबीसी की। उसके बाद इमेच्योर आरबीसी क्या हो जाएगी? मैच्योर, तो बना लेगी आरबीसी, और आरबीसी में एब्सेंट हो जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट। इसको बनाने में जिसने हेल्प करी, मैच्योरेशन में जो हेल्प में आया, उसका नाम था विटामिन B12,
प्लस फॉलिक एसिड। नीट में पूछा गया है, अब नहीं पूछते, बट एज अ फॉर जनरल नॉलेज। तो स्टेम सेल्स कहाँ मिलते हैं मेरे? ये लॉन्ग बोन के अंदर, और ये बहुत सारे सेल्स बनाते हैं हमारे, जैसे प्लेटलेट्स बनाते हैं, WBC बनाते हैं और RBC बनाते हैं। जब RBC फर्स्ट टाइम बनती है तो उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जब वो मैच्योर हो जाती है तो उसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मैच्योर होने में कौन हेल्प करता है? विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम RBC लिख देते हैं, जब ये सॉरी इमेच्योर स्टेज लिखी तो RBC की, वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये समझ आया? ठीक है सर। अब ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ, ये जो प्रोसेस हुआ है ना, फॉर्मेशन हुई है ना RBC की, इस प्रोसेस को कुछ बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ RBC को बोलते हैं सर इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लो फिर, वॉल्यूम ऑफ ब्लड regulates by JG सेल ऑफ किडनी। किडनी के JG सेल, JG की फुल फॉर्म जस्ट्रा ग्लोमेरुलर। JG सेल वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम रेगुलेट करते हैं? ब्लड का। अब इसके अंदर होता क्या है? ये करवाते हैं इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस कहाँ करवाते हैं? ये स्टेम सेल्स के अंदर। इरेथ्रोपोइसिस जो है हमारा, ये रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है इरेथ्रोपोइटिन। जब ये हार्मोन रिलीज होगा, सॉरी हाँ हार्मोन, ये हार्मोन जैसे ही रिलीज हुआ, सॉरी हमारे जेजी सेल क्या करवाते हैं? इरेथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी करवाते हैं। जेजी सेल ने क्या रिलीज करा? इरेथ्रोपोइटिन। अच्छा, इरेथ्रोपोइसिस होती कहाँ है? स्टेम सेल के अंदर। इरेथ्रोपोइसिस के दौरान क्या रिलीज होता है? इरेथ्रोपोइटिन। कौन रिलीज कराता है? जेजी सेल। इरेथ्रोपोइसिस तो एक प्रोसेस है ना, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन कौन रिलीज करा रहा है? जेजी सेल। और ये क्या बना देगा? आरबीसी। समझ आया? क्या बताऊं? अरे मैंने बोला आरबीसी के बनने, आरबीसी का जो बनने वाला प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस कब होता है? जब क्या रिलीज हो? इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन कौन रिलीज कर रहा है? किडनी के जेजी सेल। जैसे इरेथ्रोपोइटिन रिलीज होगा तो इरेथ्रोपोइसिस हो जाएगी मेरी। चलो दोबारा ले, सोचा ना ऊपर नीचे तुमको लग रहा है। जेजी सेल करवाते हैं इरेथ्रोपोइसिस इन स्टेम सेल्स ड्यूरिंग इरेथ्रोपोइसिस रिलीज इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब ठीक है, समझ आ गया। इरेथ्रोपोइसिस को करवाता कौन है? जेजी सेल। इरेथ्रोपोइसिस के
टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इरेथ्रोपोइटिन, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। और ये सारी चीज हो का रही है स्टेम सेल्स में हो रहा है। और रेगुलेट कौन करा रहा है? चलो एक नोट लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है ना बहुत ज्यादा, किडनी और ये स्टेम सेल्स में। नोट लिख देते हैं, 100 रुपए का नोट, दिवाली के नाम। वॉल्यूम ऑफ ब्लड रेगुलेट बाय जेजी सेल फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? इरेथ्रोपोइसिस अकर इन स्टेम सेल्स। अब ठीक है, अगर ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करना है, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा करना है या कम करना है, उसको कौन रेगुलेट करेगा? जेजी सेल। और आरबीसी के फॉर्मेशन में, आरबीसी के फॉर्मेशन जहां कहाँ होगा? स्टेम सेल्स में। तो जो वॉल्यूम का, जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको बढ़ाना है या कम करना है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? जेजी सेल। और जो आरबीसी है वो बन कहाँ रहा है? स्टेम सेल्स में। तो मैंने क्या लिखा था? वॉल्यूम ऑफ ब्लड रेगुलेट बाय जेजी सेल। अगर इसने बोला कि आरबीसी का काउंट बढ़ाओ ब्लड के अंदर, तो वो क्या करवा देगा? इरेथ्रोपोइसिस। कहाँ पे? स्टेम सेल्स में। इरेथ्रोपोइसिस क्या रिलीज करेगा? इरेथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। कौन से सेल्स में? स्टेम सेल्स में। और रेगुलेट कहाँ से होगा? अरे मतलब पंखा है ना, तुम्हें इस पंखे को चलाना है, इसका रेगुलेट बटन कहीं और है ना दीवार पे। अगर मुझे पंखे को चलाना है, स्पीड कम ज्यादा करनी है, तो रेगुलेट कहाँ से करूंगा? उसके रेगुलेटर से ना, जो बोर्ड पे लगा हुआ है दीवार पे। तो अगर मुझे पंखे की स्पीड बढ़ानी है तो रेगुलेटर की स्पीड तेज कर दी, तो रिस्पॉन्स कहाँ आया? पंखे पर, पंखा तेज हो गया। ऐसे ही अगर मुझे ब्लड को बढ़ाना है, कम करना है, तो रेगुलेटर किसके पास है? जेजी सेल। वो भी किसके? किडनी के जेजी सेल होते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होते हैं वो आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जेजी सेल याद रख लो। तो जेजी सेल एक रेगुलेटर है ब्लड को बढ़ाना और कम करने का। अब आया समझ? और फॉर्मेशन कैसे होता है ये बता दिया। जब इमेच्योर आरबीसी होती है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और मैच्योर हो जाती है तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मैच्योरेशन में कौन हेल्प करता है? विटामिन B12 और फोलिक एसिड। विटामिन B12 हमारे को उससे मिलता है एनिमल से। तो जो एनिमल कम खाएगा उसकी आरबीसी कम होगी। विटामिन B12 जो हमारे को मिलता है वो मिट्टी से मिलता है। मिट्टी हम खा नहीं सकते। फल लेकर आते हैं, फल लेकर आएंगे पेड़ से तोड़ के, वो हम वैसे खा नहीं सकते, उसको भी धोएंगे। अब फल को धो देंगे, मिट्टी हट गई, B12 गया। अब उस मिट्टी को खाता कौन है? जानवर। घास खाते हैं ना, घास में मिट्टी चिपकी होती है ना। हिरण ने खाई, मुर्गे ने खाई, और मुर्गा को कौन खाएगा? हम खाएंगे सर, हम खाएंगे। तो हमारे पास विटामिन B12 कैसे आता है? सर बाय एनिमल सोर्स से आता है, हम डायरेक्ट मिट्टी नहीं खा सकते। तो जो B12 जिसका कम है उसका आरबीसी काउंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलो जी आ जाओ। अब बात कर लेते हैं लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? सर 120 डेज, 120 दिन जीती है। और तो होती भी तो कितनी है? 5.5 मिलियन। 120 दिन जी रही है, उसके बाद फिर हो जाएगी। आफ्टर ब्रेक डाउन, आफ्टर ब्रेक डाउन या फिर मैक्रोफेज पता है ना, सेल को खाना। फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। सॉलिड खाएगा तो फैगो, लिक्विड खाएगा तो पिनो। तो आफ्टर ब्रेक डाउन और मैक्रोफेज ऑफ आरबीसी अकर इन, कहाँ पे जाता, कहाँ होता है? स्प्लीन। मैंने क्या बताया था, इसको क्या बोलते हैं? स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। कब्रिस्तान किसका? ये आरबीसी का। अच्छा आफ्टर यहाँ पे 120 डेज,
आफ्टर 120 डेज के बाद क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है या फिर उसको मैक्रोफेज को खा लेते हैं और वो कहाँ पे मिल होता है, स्प्लीन के अंदर, और उसको क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ये आरबीसी हमारा खत्म, प्रोसेस समझ लिया, ठीक है, कैसे होता है, कहाँ प्रेजेंट होती है, रेड बोन मैरो में। अब हम बात करेंगे ल्यूडोब्लास्ट डब्ल्यूबीसी सेल की। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। एक आरबीसी कितने मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं हीमोग्लोबिन के? 280। एक आरबीसी के ऊपर कितने ऑक्सीजन आके अटैच होते हैं? 4। तो इस एक बार में कितने आरबीसी बनते हैं? नंबर ऐसे कोई फिक्स थोड़ी है, बहुत सारे बनते हैं। ये अब हर एक का 120 दिन अलग अलग है ना। जो 120 दिन कंप्लीट हो गए वो तो कहाँ चली जाएगी, स्प्लीन में चली जाएगी, वो ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान में, वो तो डेथ हो गई उसकी, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं लिखवा देता चलो तुमको, आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, शमशान घाट में रह जाएगी आरबीसी की शेप। हाँ चलो ये लिख लो, मैंने ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल लिखवा दिया था, मैंने तुम्हारे को यूरेमिया नहीं लिखवाया था, यूरिया। यूरिया क्या होता है हमारा, एक नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, जैसे नाइट्रिक नहीं, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, ठीक है, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं हमारे। तो यूरिया भी एक उसी तरह का होता है। इसका जो रेशियो होता है 20 से लेके 40 मिलीग्राम होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड के अंदर ये 20 से लेके 40 होना चाहिए। हम एक एवरेज ले लेते हैं, यहाँ पे 30 मिलीग्राम ले लेते हैं। इफ यूरिया इंक्रीज इन ब्लड, अगर यूरिया बढ़ गया ब्लड के अंदर तो क्या होगा, यहाँ पे एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है यूरेमिया। इससे ये होता है, ये किडनी की लास्ट स्टेज वाली बीमारी होती है, इसके बाद किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है। और देखो रेगुलेट कौन कर रहा है आरबीसी को, किडनी खराब हो गई तो आरबीसी को रेगुलेशन खराब हो जाएगा। तो जैसे ही यूरेमिया होता है, जैसे ही यूरेमिया हुआ, आरबीसी की जो शेप है, आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे ही आरबीसी की शेप चेंज हुई, बाइकॉनकेव है, बाइकॉनकेव मतलब ऐसी है, ऊपर भी ऑक्सीजन आता है और नीचे भी ऑक्सीजन आता है। अब इसकी शेप ऐसी हो गई मानो, अब ऑक्सीजन कम हो जाएगा इस पे, तो जैसे ही आरबीसी की शेप चेंज होगी वैसे ही आरबीसी की हो जाएगी डेथ। और सोचो जिसकी बॉडी में आरबीसी की डेथ होना स्टार्ट हो गई तो वो क्या इंसान जिएगा? आरबीसी ही नहीं है, ऑक्सीजन कैरी करने वाला कुछ ही नहीं है, तो क्या फायदा उसके जीने का, टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो ठीक है, यूरिया होता है, ये इतना होना चाहिए। अगर ज्यादा बढ़ गया यूरेमिया हो जाता है। यूरेमिया किडनी की लास्ट स्टेज वाली बीमारी होती है और वो क्या कर देगा। अच्छा, आरबीसी की शेप चेंज होने को बोलते हैं हम यहाँ पर एनीमिया। अनीमिया, यूरेमिया डायरेक्ट क्या करा देता है, एनीमिया, क्योंकि किडनी से क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है सर, आरबीसी। अच्छा, इंसोम्निया को, उसमें क्या होता है, इंसान को नींद ही नहीं आती। बताओ वो किस लिए हो जाती है इंसोम्निया? स्ट्रेस के कारण, और भी अदर फैक्टर्स होते, तो वो मुझे ज्यादा खतरनाक बीमारी लगी, इंसान को नींद नहीं आती। तो इसको नोट डाउन करो, फिर स्टार्ट करें। हाँ, जब हमारी बॉडी फैटिग हो गई, थक गई, उसको रेस्ट चाहिए, वो रेस्ट करने गया इंसान। उस रेस्ट कैसे करते हैं हम? आंख बंद करके थोड़ा सो जाते हैं, रिलैक्स कंडीशंस में आ जाते हैं, ठीक है। हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज जो होती है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, हम जो सोचते हैं वो थोड़ा कम कर देते हैं, रिलैक्स होते हैं। हम जब रिलैक्स ही नहीं होंगे तो वो कंडीशन कैसी होगी? डेंजरस कंडीशन है। इंसान 24 घंटे से काम कर रहा है, उसको नींद नहीं मिली 1 घंटे की भी, और वो फिर अगले दिन उसको काम पे जाना है, क्या करेगा? सारा दिन ऐसे रहेगा, यही तो होगा। और सोचो जिस इंसान को नींद नहीं आती ना, वो उस इंसान का जो होता है ना, बहुत ज्यादा तेजी से माइंड वर्क करता है, मतलब उसको 1 मिनट के अंदर 60 तरह के थॉट्स आते हैं। रिलैक्स करने के लिए थॉट्स का कम आना बहुत जरूरी है। जिसके मल्टीपल थॉट्स है वो कहाँ से रिलैक्स करेगा? मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मेरे को पैसा कमाना है, पैसा यहाँ लगाना, ये करना है, बच्चों का खाना, ये फलाना ढिमकाना, इसी में रह जाएगा। तो नींद आना बहुत जरूरी है।
सोना बहुत जरूरी है, तुम लकी हो जो मैं नींद आ रही है आप ही सोते तो नहीं क्या? चलो WBC पढ़ रहे हैं। WBC को बोलते क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ये होते हैं हमारे WBC मतलब वाइट ब्लड सेल। सबसे पहले इसके नंबर की बात करते हैं। ये नंबर होते हैं 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है। सेकंड मैं इसकी बात करूं रेशो की, रेशो ऑफ RBC एंड WBC, ये रेशियो आएगा 600:1। RBC ज़्यादा होते हैं, WBC क्या होते हैं? कम होते हैं। थर्ड मेरे पास कुछ वो होते हैं टर्म्स है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ल्यूकेमिया, हाँ ल्यूकेमिया एक डिसीज होती है। इसके अंदर क्या होता है? इंक्रीज हो जाते हैं ल्यूकोसाइट्स ड्यूरिंग ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के टाइम पर अगर ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाते हैं, देखो ल्यूकोसाइट्स बढ़ेगा किसके टाइम पर? ब्लड कैंसर के टाइम पे। उस बीमारी को क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। फोर्थ होता है मेरे पास ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है? इंक्रीज हो जाते हैं हमारे पास ल्यूकोसाइट्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाए तो किसका नंबर बढ़ जाता है? सर ल्यूकोसाइट्स का बढ़ जाता है। अब फिफ्थ एक और लिख लूं, नहीं, इन्फेक्शन जब होगा तब बढ़ेगा वो, जब इन्फेक्शन होगा तब बढ़ता है। तो जब बुखार हुआ या फिर जुकाम हुआ, जुकाम क्या? हाँ जुकाम, हाँ बोलो। तो जुकाम हुआ तो वो भी एक तरीके से इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन नहीं है, उसकी बात आगे करेंगे। 12th के अंदर यही तो पढ़ना है हमारे को, डिसीज ही पढ़नी है, उसको मैं अभी डिस्कस कर दूंगा। पहले यहाँ पर आ जाओ। ल्यूकेमिया हो गया, ल्यूकोसाइटस हो गया, एक होता है डायापेडेसिस। डायापेडेसिस होता है अमीबॉइडल मूवमेंट ऑफ, शट अप, अमीबॉइडल मूवमेंट ऑफ WBC। WBC की अमीबॉइडल मूवमेंट होती है ड्यूरिंग फाइगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। एक मिनट, WBC क्या करता है? बैक्टीरिया को खाता है और उसकी मूवमेंट को क्या मैं बोलता हूँ? अमीबॉइडल मूवमेंट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डायापेडेसिस। आ गया समझ? अगर ल्यूकोसाइट्स बढ़ गया ब्लड कैंसर के टाइम पर ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइट्स बढ़ गया इन्फेक्शन के टाइम पर ल्यूकोसाइटोसिस। अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और उसको WBC खा रहा है तो उसकी मूवमेंट कैसे होगी? अमीबॉइडल मूवमेंट होगी, और उसको क्या बोलते हैं? डायापेडेसिस। ठीक है। 6, इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? उसका कितना था? 120 दिन। इसका होता है आवर्स टू डेज। ये कुछ आवर्स जिंदा रह सकता है या फिर डेज तक रहता है। अब इसके टाइप्स रह गए हमारे ना, ठीक है। टाइप्स का डायग्राम बनेगा, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। एक बीमारी होती है जो डेंगू में होती है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिया बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस बोलते हैं। वो याद नहीं आ रहा, वो डेंगू में होता है। उसमें क्या होता है? RBC का काउंट, जो प्लेटलेट्स का काउंट होता है वो कम हो जाता है।
इसके अंदर भी प्लेटलेट्स का काउंट जो है कम हो जाता है, वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल। तो लाइफ स्पैन देख लो उसका, इतना समझ आया। 6000 होता है। आरबीसी कितना होता है? 5.5 मिलियन। ठीक है, इसकी कितना होता है? 6000 से 8000 होता है। अब इसका डायग्राम मेरे को बनाना है, हम रब करूं, मुझे क्या पता। आ जाओ। WBC मेरे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, एक ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं? ग्रैनुअल सेल्स होते हैं मेरे पास, छोटे से मटर के दाने जैसे दिखने वाले सेल्स होते हैं। एक ग्रैनुअल का मतलब होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रैनुअल। साइटोप्लाज्म किसके बिना रहते हैं? ग्रैनुअल्स के बिना। और एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। अरे यही लिखवा रहा हूं बस। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म विद ग्रैनुअल्स, नाम लिखवा रहा हूं बस इसके ना, बाकी कल ही पढ़ाऊंगा। इसके अंदर मेरे पास दो तरह के आते हैं। एक का नाम होता है लिम्फोसाइट्स, एक का नाम होता है मेरे पास मोनोसाइट्स। और इसमें आते हैं 3। इसमें होता है एजेनोफिल, और एक होता है बेसोफिल, और एक होता है न्यूट्रोफिल। अच्छा, इसके अंदर कॉमन क्या है? फिल, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? ग्रैनुअल। इसमें कॉमन क्या है? साइट्स, क्योंकि इसमें क्या नहीं होते? ग्रैनुलोसाइट्स। चलो बस। अच्छा, ग्रेनुअल्स काम क्या करते हैं? सर स्टेनिंग में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? स्टेनिंग में। इसलिए तो ये जो बेसोफिल है ना, ये इसके अंदर जो स्टेन किया गया वो बेसिक स्टेन किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसका एक बेसिडोफिल होता है, बेसोफिल थोड़ी होता है। बेसिडोफिल्स, ठीक है। बेसिक डाई करी थी। ये जो एजोनोफिल है इसका नाम होता है एक और एसिडोफिल, क्योंकि इसमें कौन सा स्टेन किया गया था? सर एसिडिक। और अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूट्रो, तो इसके अंदर किसके अंदर कौन सा स्टेन किया था? सर न्यूट्रल वाला, जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों इक्वल अमाउंट में था। तो देखो ये ग्रेनुअल्स हमने बताए थे, इसमें इसने स्टेन डाला एसिडिक, तो इसके ग्रेनुअल कैसे हो गए? एसिडिक वाले स्टेन के हो गए, इसलिए नाम क्या रखा? एसिडोफिल। उसका एक और नाम होता है एजोनोफिल। बेसिक स्टेन डाला बेसिडो, न्यूट्रल डाला न्यूट्रोफिल। ये डाल किसमें सकते हैं? जिसमें ग्रेनुअल्स हो, तो ग्रेनुअल्स इन 3 में आए थे, इसलिए इन तीनों के नाम ऐसे रखे गए। और इसमें तो ग्रेनुअल्स होते ही नहीं। मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी बात करूंगा साइज की। साइज करने की सबसे अच्छा ट्रिक जो मैं खुद याद करता हूं, बोलो 8, 18, 23, 8, 18, 10, 10, 10, 10, 10, 10, बस नहीं 10, 8 माइक्रोमीटर, 18 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, तीनों का। अगर मैं स्टेटमेंट दे दूं, मेरे को वो WBC बताओ जिसमें सारे साइज इक्वल है, वो कौन सा WBC होगा? सर ग्रैनुलोसाइट्स वाला। और वो WBC बताओ जिसके अंदर डिफरेंट साइज है,
ए ग्रेनुलोसाइट 8 और 18, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनके सेल बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं न्यूक्लियस बताऊंगा इनके। अच्छा, न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये बनाया मैंने सेल। सबके सेल बना दिए। इनके न्यूक्लियस याद करने हैं तुम लोगों को। इसका न्यूक्लियस होता है राउंड, इसका देखो होता है राज में जैसा। बीन शेप किसकी होती है? किडनी की भी होती है, किडनी भी बीन शेप जैसी दिखती है। और इसका होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए ये ऐसा दिखता है हेडफोन जैसा। इसको बोलते हैं बायलॉब। क्या बोलते हैं? इसमें 3 होते हैं, तो ये एस शेप जैसा दिखता है। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइलॉब। ये 2 थे तो बायलॉब, 3 है तो ट्राइलॉब। अब इसमें 1 से ज्यादा होते हैं, बहुत सारे, इसको बोलते हैं मल्टीलॉब। ये वाले तो याद रहेंगे 10-10 वाले सर, बायलॉब, ट्राइलॉब, मल्टीलॉब। इनका देख लो, राउंड और किडनी। अरे लिम्फोसाइट का कैसा न्यूक्लियस है? राउंड। मोनोसाइट का कैसा न्यूक्लियस है सर? किडनी, किडनी या फिर बीन शेप। एसिडोफिल का क्यों कौन सा है सर? बायलॉब्ड। और इसका है ट्राइलोब्ड, या फिर इसको बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इस कंडीशन को बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लियस वाली कंडीशन को बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल। तो इसका एक और नाम आ गया पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल, PMNC। और एक और नाम है इसका पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड लिम्फोसाइट, PMNL। इन दोनों पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो L से आएगा लिम्फोसाइट, C से आएगा सेल, ठीक है जी। अब इनके फंक्शन लिख देते। लिम्फो, अच्छा सबसे छोटा साइज किसका है? हाँ, लिम्फोसाइट्स का। और सबसे बड़ा साइज किसका है? मोनोसाइट्स का। अब इनके जो फंक्शन है मैं लिखता हूं यहाँ पे फंक्शन। लिम्फोसाइट्स को मैं आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे 2 के फंक्शन लिखने हैं, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स के। अरे न्यूट्रोफिल्स का दूसरा भी नाम है PMNC और PMNL। PMNL से मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल, और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड ल्यूकोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स नहीं, ल्यूकोसाइट्स। WBC का नाम क्या था? ल्यूकोसाइट्स। मोनोसाइट्स का फंक्शन है फैगोसाइटोसिस करना। फैगोसाइटोसिस क्या होता है सर, बताओ जरा एक बार। बैक्टीरिया को खाना, ईटिंग फूड। सेम काम इसका भी यही होता है, फैगोसाइटोसिस। तो इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूट्रोफिल का एक और नाम होता है PMNL और PMNC। ये नीट के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन ना, ठीक है। याद रहेंगे ये। WBC कितने टाइप के होते हैं? 2, ए ग्रैनुल और WBC के टाइप 2 तरह के होते हैं। टोटल नाम कितने होते हैं? 5। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, एजेनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। सर जिसमें फिल आ रहा है वो सारे कैसे हैं? ग्रैनुअल वाले।
और जिसमें साइट्स आ रहे हैं वो कैसे, ए ग्रेनुल वाले। सर एजोनोफिल का दूसरा नाम भी है एसिडोफिल, क्योंकि उसके अंदर कौन सी डाई करी गई है, कौन सा स्टेन दिया गया है, एसिड, और इसमें बेसिक, इसमें न्यूट्रल। अब ये तुम्हारे को स्कूल में कोई नहीं बताएगा, स्कूल में जाके कूल बन सकते हो कि एसिडो, ये बेसिडोफिल का नाम क्यों है ऐसा, ठीक है। अब साइज की बात कर लेते हैं सर, 8, 18, 10, 10, 10, बोलो 8, 18, 10, 10, 10। अब आ जाओ इनके शेप, ये न्यूक्लियस के शेप याद, राउंड किडनी, पहले का नाम है राउंड, दूसरे का नाम है किडनी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। उसके बाद आ जाओ ये एजोनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल वाले। बायलोब, ट्राइलोब, मल्टीलोब, बायलोब, ट्राइलोब, मल्टीलोब, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड लिखा है, मल्टीलोब भी लिख लो। अब इसकी बात करनी है मुझे इन तीनों की, लिम्फोसाइट्स की, एजोनोफिल, बेसिडोफिल की। इन दो के फंक्शंस मैंने तुम्हारे को लिखवा दिए यहाँ पर, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स की, उनके फंक्शंस की बात करेंगे अब। मुझे भी अच्छा, ये चलो हो गया। स्पेलिंग ठीक कर लो इसकी, इसकी आएगी एजिनोफिल, इसकी आएगी बेसोफिल, सही लिखा था मैंने पहले, बेसोफिल। लिम्फोसाइट, एजिनोफिल और बेसोफिल्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इनके फंक्शंस याद रखना, रिपोर्ट पढ़ लोगे इनको अगर मैंने समझा दिया। अगर ये बढ़ रहे हैं तो समझ जाओगे हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, अगर ये और ये इनसे भी समझ जाओगे। अब इनके फंक्शन बताऊंगा ना, रब कर दूं, याद रहेगा। एसिनोफिल के न्यूक्लियस का शेप बताओ, बेसो के, न्यूट्रो के, मल्टीलोब, मोनो के, किडनी, लिम्फो के राउंड, राउंड, किडनी, बायलोब, ट्राइलोब, मल्टीलोब। पीएमएनएल किसका नाम है, मल्टीलोब का नाम है। ओ बॉर्नविटा वेल, सोना नहीं, तो आज तो तुम रंगोली चिपकाओगे घर पे, है ना, चौखट पे, बनाते थोड़ी है, निकाल के चिपका देते हैं उसको, और वो फिर धीरे धीरे बेचारी जैसे उसको सफाई होती जाती है वो हल्की हल्की हटना स्टार्ट होती है, फिर रंगोली आधी हो जाती है, फिर मम्मी गुस्से में उसको एक ही दिन पूरी निकाल देती है। क्योंकि इतना तो टाइम है नहीं तुम लोगों के पास जो रंगोली बनाओगे। आयो, लिम्फोसाइट्स की बात कर लेते हैं। लिम्फोसाइट्स का साइज कितना है? अरे मेरे नसीब में सारे खराब पेन क्यों आ रहे हैं? लिम्फोसाइट्स साइज बताओ इसका, 8 माइक्रोमीटर, और उसकी शेप बताओ, राउंड शेप। लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, एक का नाम होता है बी लिम्फोसाइट्स, एक का नाम होता है टी लिम्फोसाइट्स। हमने पढ़े थे गामा ग्लोबुलिन कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट्स के प्लाज्मा सेल। तो यहाँ पे लिख देते हैं दो नाम, एक होता है सर टी लिम्फोसाइट्स, और एक होता है बी लिम्फोसाइट्स। पहले टी लिम्फो की बात कर ले तो बहुत आसान है, इजी याद हो जाएंगे। 12th में तो उनको डिटेल्स में पढ़ना है, पर अभी याद हो जाएंगे, बहुत इजी है।
टी लिम्फोसाइट्स हमारे 4 तरह के सेल होते हैं। टी हेल्पर, बोलो, टी एच का मतलब है टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी। मेमोरी सेल, मेमोरी सेल, टी हेल्पर, टी किलर, टी सप्रेसर, टी मेमोरी। इसका नाम टी हेल्पर, इसका नाम सप्रेसर। सप्रेसर का मतलब किसी चीज को सप्रेस करना, मतलब कम करना। और टी मेमोरी सेल का मतलब होता है किसी सेल की मेमोरी बनाना। तो टी हेल्पर क्या काम करता है? टी हेल्पर दे कंट्रोल बोथ टाइप, दे कंट्रोल, ये जो टी हेल्पर सेल है ये दोनों सेल को कंट्रोल करता है। टी लिम्फोसाइट्स को भी कंट्रोल करता है और बी लिम्फोसाइट्स को भी कंट्रोल करता है। और हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर काम आते हैं। किसके अंदर काम आते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर। अब एक बात बताओ, ये टी हेल्पर सेल टी लिम्फोसाइट्स को भी कंट्रोल करता है और बी को भी कंट्रोल करता है। तो अगर किसी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आए तो उसको सबसे पहले किस सेल को टारगेट करना चाहिए? इसको, क्योंकि ये क्या कंट्रोल कर रहा है? दोनों। इसको टारगेट करेगा तो ये भी खराब और वो भी खराब, पूरा लिम्फोसाइट्स खराब हो जाएगा। ठीक है, तो HIV का जो वायरस होता है ना हमारे पास, जो आता है हमारी बॉडी में, वायरस होता है ना HIV, वो सबसे पहले टी हेल्पर को ही टारगेट करता है। क्यों? क्योंकि टी हेल्पर को टारगेट करेगा तो सर टी लिम्फोसाइट्स भी खराब होगा और बी लिम्फोसाइट्स भी खराब होगा। तो दे कंट्रोल बोथ सेल, जिसमें से हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं और एंड बी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। अब ये टी किलर सेल की बात कर लेते हैं। सर ये इनका नाम होता है किलर सेल। टी किलर सेल रिलीज करते हैं एक प्रोटीन। ठीक है, वो प्रोटीन क्या करता है? वो किल करता है दो चीजों को। एक करता है सर वो वायरस को और एक करता है वो कैंसर सेल को। टी किलर सेल क्या करता है? रिलीज करता है प्रोटीन। किसको किल करने के लिए? वायरस को और कैंसर सेल को। अगर जब भी किसी बॉडी के किसी इंसान के अंदर कैंसर के सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं तो कौन उसको किल करता है? टी किलर सेल। अब जो कैंसर के जो सेल होते हैं वो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, मतलब उनकी ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती। जब किसी सेल की ग्रोथ खत्म नहीं होगी तो टी किलर सेल भी शांत नहीं बैठेगा, वो भी मारेगा, वो भी अनकंट्रोल हो जाएगा। तो टी किलर सेल क्या सोचता है कि ये पूरा इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ही फैल गया है, पूरा वायरस बॉडी में फैल गया है, तो उसको पूरी बॉडी के सेल्स को मारो। तो टी किलर सेल जो सेल खराब नहीं होते ना उनको भी मारना स्टार्ट कर देता है। तो उस वक्त आता है एक चचा जिसका नाम है सप्रेसर सेल। ये क्या करता है? टी किलर सेल को सप्रेस कर देता है। ठीक है, टी किलर की सेल जब अनकंट्रोल ग्रोथ होते हैं, स्टार्ट हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाता है, तो कौन उसको शांत करता है? सर टी सप्रेसर सेल। तो टी सप्रेसर सेल का एक ही फंक्शन है, सप्रेस करना। किसको? टी किलर सेल को। ठीक है, अब टी मेमोरी सेल क्या होता है? जो भी वायरस आया या कैंसर सेल आया उसकी मेमोरी बना लेना, ताकि अगर वो दोबारा आए तो वो दोबारा से पहले से ही रेडी रहे। देखो, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, तुमको नया नया क्वेश्चन मिला है तो तुम्हारे को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर तुम उसकी मेमोरी अपने माइंड में बना लोगे और वो दोबारा एग्जाम में आ गया तो इजी होता है वो। तो जब भी कोई वायरस और कैंसर सेल आ जाता है तो उसकी मेमोरी बना लेता है टी मेमोरी सेल। अगर वो दोबारा आए तो मैं पहले से प्रिपेयर रहूं, अपनी बॉडी को नुकसान होने ना दो। ठीक है, ये काम होता है इसका। तो कितने आसान है। टी हेल्पर का दोनों को कंट्रोल करता है, टी और बी को। टी किलर को किल करता है कौन से सेल को? वायरस और कैंसर को। टी सप्रेसर टी किलर सेल को क्या करता है? सप्रेस करता है। टी मेमोरी सेल क्या करता है? मेमोरी बनाता है। किसकी? कैंसर और वायरस की, ताकि दोबारा हो तो किल कर सके। अब आ जाओ बी लिम्फोसाइट्स पे। इसके अंदर हमने पढ़ी थी इम्यूनोग्लोबिन और गामा ग्लोबुलिन। एंटीबॉडी इसी के अंदर आया था ना बी लिम्फोसाइट्स में। तो इसमें ना दो सेल्स मिलते हैं मेरे को। एक का नाम होता है मेरे पास
मेमोरी सेल, और एक का नाम होता है प्लाज्मा सेल। हाँ भाई, अब बताओ प्लाज्मा सेल का फंक्शन क्या था, बताओ भाई। बॉर्नविटा एंटीबॉडी बनाना। तो सर बी लिम्फोसाइट के प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। उसका नाम क्या था, गामा ग्लोबुलिन और इम्यूनोग्लोबुलिन। बस फिर याद है। प्लाज्मा सेल जो होते हैं ना, ये इसका एक और नाम होता है एक्टिव लिम्फोसाइट्स बोलते हैं इनको। ये एक्टिव रहते हैं हमेशा। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस आया तो प्लाज्मा सेल क्या करता है, वहां पे भेजता है एंटीबॉडी। वहां पे प्लाज्मा सेल जाता है, प्लाज्मा सेल उसको डिटेक्ट करता है कि ये बैक्टीरिया कौन सा है, उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बना देता है, और एंटीबॉडी क्या करती है, उस बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर देती है। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये प्लाज्मा सेल है। ये प्लाज्मा सेल कहाँ गया, इसके पास। इसने बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद इसने क्या बना लिया, एंटीबॉडी बना ली कि भाई इस सेल को किल करने वाली एंटीबॉडी ये है। सिंपल, इसको वैसे बोलते हैं आईजी, एंटीबॉडी। ये है एंटीबॉडी होती है आईजी से। ये एंटीबॉडी क्या रहती है, हमेशा एक्टिव रहती है। अगर ये एक्टिव ना हो तो बैक्टीरिया के पास कैसे जाएगी, बैक्टीरिया तो कभी भी आ सकता है बॉडी के अंदर, तो उसके पास जाने के लिए इसको कैसा होना पड़ेगा, फिर एक्टिव रहना पड़ेगा। इसलिए प्लाज्मा सेल को क्या कहा जाता है, एक्टिव लिम्फोसाइट्स। ये क्या बनाते हैं सर, ये एंटीबॉडी बनाते हैं, जिसको हम सिंबल देते हैं आईजी, ठीक है। और ये इसका नाम होता है दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन, और एक और नाम होता है इसका गामा ग्लोबुलिन। और ये हेल्प क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म इनका फंक्शन होता है, एंड ये काम करते हैं प्रोटेक्शन का, ठीक है। एंटीबॉडी मेरे पास 5 तरह की होती है। कितने तरह की होती है, 5। इसको याद करने का जो प्रोसेस है उसको ऐसे याद रखना है, गेम्ड। 5 एंटीबॉडी है, गिन लो, 1 2 3 4 5। एंटीबॉडी का सिंबल क्या होता है, आईजी। ये 12th का पार्ट है, यहीं पे याद कर लो, याद रहेगा। आईजी जी, आईजी ए, आईजी एम, आईजी ई और आईजी डी। ये ऐसे होते हैं। और सबसे बड़ा साइज इसका होता है आईजीजी का। ये सारे के सारे ना मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखवाए हैं। सबसे बड़ा ये ऐसे होते हैं साइज। सबसे छोटा होता है डी, सबसे बड़ा होता है एम। याद करने का तरीका गेम्ड। याद रहेगी एंटीबॉडी कितनी होती है, कितनी होती है एंटीबॉडी, 5। नाम बताओ, गेम्ड, आईजी, आईजीजी, आईजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। यहीं के यहीं एंटीबॉडी खत्म। पूरा एंटीबॉडी का एक ही काम होता है, डिफेंस करना और प्रोटेक्शन करना, खत्म। अब इनके जो फंक्शंस होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, वो पढ़ेंगे 12th में। अभी के लिए इतना काफी है। अब सर प्लाज्मा सेल तो बता दिए एक्टिव रहते हैं। अब जो ये मेमोरी सेल जो होते हैं ये सर इनएक्टिव रहते हैं। मेमोरी सेल का एक ही काम है, मेमोरी बनाना। ये बैक्टीरिया यहाँ पर आया, इस एंटीबॉडी ने यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज करा, तो ये एंटीबॉडी की मेमोरी सेल बना लिया जाएगा कि अगर ये बैक्टीरिया दोबारा आए तो मेमोरी सेल उसको क्या कर सके, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट एंटीबॉडी भेज देगी। जब स्टार्टिंग में आया तो उसको नई एंटीबॉडी बनानी पड़ी, क्योंकि कोई नया बैक्टीरिया, फर्स्ट टाइम बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आया था तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, उसको एक नई एंटीबॉडी बनानी पड़ी, ठीक है। अब वो उसने क्या करा, उसकी मेमोरीज बना ली। अगर वो बैक्टीरिया दोबारा आया तो मेमोरी सेल क्या करेगा, उसको डायरेक्ट भेज देगा वहां पे, नया एंटीबॉडी नहीं बनाना पड़ेगा उसको। तो मेमोरी सेल का एक ही काम है, और ये रहता है इनएक्टिव लिम्फोसाइट्स होता है। इनएक्टिव क्यों रहता है, क्योंकि इसको कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनानी पड़ती। एंटीबॉडी तभी बनती है जब कोई नया सेल आ जाता है, नया बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है। तो ये आया समझ, इजी है। एंटीबॉडीज याद हो गई सारी, स्कूल में बताना 5 होती है एंटीबॉडी। नाम
गेम्ड, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। इसमें कोई डाउट है? हो गया। सर वो वाला कौन सा? ये सेम है, इसकी मेमोरी बनाएगा। बैक्टीरिया आता है तो वो हेल्प करता है कौन? प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाने में। वायरस और कैंसर सेल को कौन सा सेल किल करता है? टी किलर सेल हेल्प करता है। यहाँ पे एक प्रोटीन रिलीज करता है, ये प्रोटीन का नाम होता है पैराफ्रिन। पैराफ्रिन, वो प्रोटीन का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद कर लो कि रिलीज करता है प्रोटीन जो किल करता है वायरस और कैंसर सेल को। तो लिम्फोसाइट्स कितने तरह के हो गए? 2 हो गए। बी लिम्फोसाइट्स हमारा क्या बनाता है? एंटीबॉडी। क्वेश्चन तो उसी पे आएगा कि कौन एंटीबॉडी बना रहा है। बी लिम्फोसाइट्स का प्लाज्मा सेल, क्वेश्चन यही आएगा पेपर में। कौन सा? ये मैं CBSE में पूछेगा ही नहीं, नीट में पूछ लेगा। टी किलर का काम क्या होता है? वायरस और कैंसर को किल करता है। और ये TH होता है, कंट्रोल करता है टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट। ये मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। मीडिएटेड मतलब ये दोनों का मीडियम है कंट्रोल करने वाला ना। तो यहाँ पे एक स्टार मार्क करके लिख लो, ये मीडिएटेड इम्यूनिटी। भाई तुम यहाँ पे दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ प्रोटेक्शन हो रहा है। यहाँ भी प्रोटेक्शन हो रहा है और वहां भी प्रोटेक्शन हो रहा है। इसलिए किसमें यूज होता है? ये इम्यूनिटी के अंदर यूज होता है। ठीक है, याद रखने के लिए बस। हो गया, हमने WBC खत्म कर दिया। कौन सा? लिम्फोसाइट। अब हमारे 2 बच गए, एसिडोफिल और बेसोफिल। उतारो। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर, मैं बोल रहा हूं, लिम्फोसाइट्स बढ़ जाए, लिम्फोसाइट्स बढ़ जाए तो क्या? देखो, लिम्फोसाइट्स एक रेशो पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? एक रेशो पे। ठीक है, अगर वो उसके साइज में बढ़ाव चढ़ाव हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, उसके जो न्यूक्लियस है उसके शेप में चेंजेस हो रहे हैं, या लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हमारे किसके ऊपर असर पड़ेगा? इम्यूनिटी के ऊपर। मतलब हमें, अगर हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है तो हमें किसको चेक करना है? लिम्फोसाइट्स के नंबर्स को। ठीक है, और अगर हमारे WBC चेक करने तो हमें इन्फेक्शंस मोस्टली, मैंने बताया था। अच्छा, ये भी तो इन्फेक्शंस में मार रहे हैं, ये बैक्टीरिया भी तो इन्फेक्शन कर रहा है, तो इन्फेक्शन के अंदर रोल आ रहा है नहीं आ रहा है इसका? चलो जी, अब बात करते हैं इजोफिल। एजिनोफिल के अंदर कौन सी चेन यूज होती है? एसिड। और बेसो के अंदर इनके फंक्शंस लिखते हैं। चलो, इनका फंक्शन है, पहला फंक्शन है इसका एंटी पैरासाइट ग्रैनुअल्स। क्या सर इनके अंदर हमने ग्रैनुअल्स पढ़े थे? ग्रैनुअल्स होते नहीं होते एजिनो, बेसो और न्यूट्रो के अंदर? इसका पहला फंक्शन है एंटी पैरासाइट। अगर कोई भी पैरासाइट आएगा उसके अगेंस्ट कौन काम करेगा? एजिनोफिल। तो जो इसके जो सेल्स होते हैं ये कंटेन्स करते हैं, सेल्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर, किसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं? सर पैरासाइट के लिए, ताकि वो किस में हेल्प कर सके? पैरासाइट को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करेगा? एजिनोफिल। सर सेकंड फंक्शन ये होते हैं एंटी एलर्जिक ग्रैनुअल्स। एलर्जी के अगेंस्ट कौन काम करेगा? एजिनोफिल।
एंटी एलर्जिक के अंदर होता है ना, इसके पास ना एक एंजाइम होता है जो होता है एंटी एलर्जिक, उसका नाम होता है हिस्टामिनेज। क्या नाम है इसका? हिस्टामिनेज, जिसके आगे भी मिनेज एज लग रहा हो, न्यूक्लियस, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। ये तो मैं बताया था कि मैंने पहले, हाँ बताया था, मतलब तो मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं। हिस्टामिनेज, एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हिस्टामिनेज होता है ना, वो एसोसिएट होता है, एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन के अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एजोनोफिल। उसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हिस्टामिनेज, जो कैसा होता है? एंटी एलर्जिक होता है। ये एंटी एलर्जिक है या नहीं है? तो अगर हमारी बॉडी के अंदर एजोनोफिल के नंबर बढ़ जाए तो इससे क्या पता लगेगा हमारे को कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? सर एलर्जी हो रही है या फिर पैरासाइट्स के नंबर बढ़ रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा? कुछ डाइजेस्ट, अगर पैरासाइट बढ़ेगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम भेज देगा पैरासाइट को किल करने के लिए, या फिर एंटी एलर्जिक एंजाइम भेज देगा हिस्टामिनेज, जो एलर्जी को क्या कर देगा? डाउन। एंटी एलर्जिक का मतलब क्या? एलर्जी के अगेंस्ट। अरे हाँ या ना, समझ नहीं आ रहा क्या? सर जब ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट ही होते हैं तो एलर्जी क्यों होने दे रही है? दवाई की खानी पड़ती है एलर्जी। ये दवाई क्या करते हैं? इनको पुश करती है ज्यादा स्पीड में। अरे देखो, तुम्हारी गाड़ी है मारुति 800, सस्ता डब्बा, ठीक है, मारुति 800, ठीक है, ये चल रही है 5 मीटर स्पीड से, 5 की स्पीड से। दवाई क्या काम करती है? इसके अंदर एक ऐसा फ्यूल देती है, मेडिसिन फ्यूल देती है, जो उसकी स्पीड को क्या कर देती है? 50 मीटर पर सेकंड। आया समझ? या फिर उसके अंदर कुछ, इस फ्यूल्स के अंदर क्या होता है? कुछ केमिकल्स जो वो मेडिसिन कैरी करके रखती है। जिस टाइप के मेडिसिन खा रहे हैं, जिसके एंटी खा रहे हैं, मानो कि हमने एलर्जी को रोकने वाली मेडिसिन खाई है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे जो हिस्टामिनेज को ज्यादा बढ़ाएंगे और उसको उस प्रॉब्लम को कम करेंगे। उसके अंदर कुछ तरह के केमिकल्स होते हैं, वो स्पीड बढ़ा देते हैं हमारी। तुम्हारे को नॉर्मल बुखार हुआ है, उसको ठीक होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे, तुम्हारी बॉडी टाइम लेगी। और ये डिपेंड करता है तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी है, कितनी क्षमता है, ठीक है। और अगर तुम दवाई खा लोगे तो सर अगले दिन ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेडिसिन के अंदर वो केमिकल्स है जो किसको पुश करते हैं? हमारे इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को, केमिकल्स को पुश करते हैं ताकि भाई तुम ज्यादा काम करो, इजी, जल्दी ठीक हो जाओ। तो मेडिसिन वो मीडियम है, फास्ट, कहते हैं ना मेडिसिन एक फास्ट फॉरवर्ड मीडियम है। अदरवाइज हमारी बॉडी खुद हील कर सकती है, हमारी बॉडी के पास वो कैपेसिटी है सारी चीज ठीक करने की, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं होता, रिकवरी होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके 2 काम हो गए सर, एंटी पैरासाइट होता है और एंटी एलर्जिक होता है। एजोनोफिल के फंक्शन याद रहेंगे? ठीक है, अब आ जाओ बेसोफिल पे। बेसोफिल होते हैं लाइक मास्ट सेल। क्या मैंने तुम्हें मास्ट सेल पहले बता दिए थे? सर उसमें बताए थे जब हम टिश्यूज पढ़ रहे थे, जिसके अंदर मैंने मैक्रोफेज बताया था, फिब्रोब्लास्ट बताया था, मास्ट सेल बताया था, और भी बहुत सारे सेल बताए थे मैंने तुमको। मास्ट सेल क्या होता है? ये कुछ केमिकल कैरी करके रखते हैं। केमिकल, मास्ट सेल वो होते हैं जिनके पास क्या होते हैं? केमिकल्स, जहां पे जरूरत होती है उस केमिकल्स को वहां पे दे देते हैं वो। तो मास्ट सेल कैरी केमिकल्स हेल्प्स इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के लिए जो केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है कौन देता है? मास्ट सेल। अब याद रहेगा। अब इसके अंदर मेरे पास होते हैं, पहले का नाम होता है हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है? ये एंटी कोआगुलेशन में काम करता है। कोआगुलेशन का मतलब क्या होता है? खून का जमना, और एंटी का मतलब खून का ना जमना, मतलब फ्लो रहना। हमारे ब्लड के अंदर यही होता है हेपेरिन।
मानो ये बॉटल है ब्लड बैंक की, इसके अंदर सारा क्या भरा हुआ है, ब्लड। अब इस ब्लड को अगर मैं ऐसे रख दूँ तो जम जाएगा सारा, तो इसके अंदर क्या मैं डाल दूंगा, इसके अंदर मैंने डाल दिया सर हेपेरिन। अब हेपेरिन का फंक्शन क्या है, एंटी कोआगुलेशन करना, ब्लड को ना जमने देना। आ गया समझ, ब्लड को ना जमने देना। सर जब हमारी इंजरी होती है और ब्लड बाहर बह रहा होता है तो सर यहाँ पे भी एक्टिव होता है कौन, हेपेरिन, इस तभी तो वो ब्लड को बहने दे रहा है। हेपेरिन अगर एक्टिव है तो ब्लड हमेशा फ्लो करेगा, और अगर ब्लड को मुझको स्टॉप करना है, ब्लीडिंग को क्या करना है, स्टॉप, तो मेरे को किसको इनएक्टिव करना पड़ेगा, यहाँ पे इनएक्टिव होगा कौन, इनएक्टिव हेपेरिन। आया समझ हेपेरिन का फंक्शन। तो इतनी देर से हाँ क्यों कर रही थी फिर? नॉर्मल ये कि हेपेरिन का फंक्शन क्या है, ब्लड को फ्लो होने देना बस। ब्लड हमारा बॉडी में बह रहा है। कोआगुलेशन का मतलब क्या होता है, खून को जमाना, क्या करना, खून को जमाना, खून को बर्फ बना देना। और एंटी का मतलब होता है उसका अगेंस्ट, मतलब खून नहीं जमेगा तो क्या करेगा, खून तो तैरेगा ना, तो खून को तैराना या फ्लो करवाना, किसका का फ्लो करवाना का मतलब होता है एंटी कोआगुलेशन। अब एंटी कोआगुलेशन कौन करवा रहा है, हमारा ब्लड है, जैसे ही बाहर आता है जम जाता है, जमता है या नहीं जमता, बाहर जब आता है थोड़े फ्लो होने के थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लड को कौन फ्लो करवा रहा है, हेपेरिन। जब तक ब्लड फ्लो हो रहा है तब तक क्या एक्टिव है, हेपेरिन। सर जब ब्लड स्टॉप हुआ होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हुई होगी, तो जरूर हेपेरिन का जो फंक्शन है खून को फ्लो कराना, मतलब यहाँ पे उसने क्या करा दिया सर, कोआगुलेशन हो गया। कोआगुलेशन मतलब खून का जमना। इसमें तुम्हारे को इसमें प्रॉब्लम है, एंटी कोआगुलेशन में, इसमें खत्म प्रॉब्लम, पक्का बता दो अब जरा। चलो फिर बताना क्या है कोआगुलेशन का मतलब, खून, कोआगुलेशन का मतलब, और एंटी का मतलब, उसमें हेल्प कौन करता है, हेरिन नहीं हेपेरिन, हेपेरिन करता है। हेपेरिन जब तक एक्टिव है तो मतलब खून बहता रहेगा, और हेपेरिन इनएक्टिव हो जाएगा तो खून, ये ब्लड है मेरे पास, क्या है, ब्लड का पैकेट, इसके अंदर ब्लड है। ब्लड के अंदर अगर हेपेरिन इनएक्टिव है तो ब्लड का क्या होगा, जब मेरे को ब्लड, भाई ब्लड बैंक के अंदर देखा ना, वो ब्लड तैरता रहता है बोतल्स के अंदर, फ्लो। ओ दादा, ओ डोरेमोन, रुकी जमा करवाने जाते हैं, मैंने देखा है, तो वहाँ पे कैंप लगा था ना, मैंने देखा था वो जमा करवाने जाते हैं ना खून, तो ये निकल रहा था वो पाइप के थ्रू, तो जमता तो नहीं है ना, उसके अंदर कुछ तो होगा, वही तो होता है हेपेरिन। सिंपल सी बात है। ब्लड बैंक के अंदर जाते हैं हम क्या लेने, दारू नहीं, क्या लेने, ब्लड लेने, ठीक है, खून लेने जाते हैं। तो खून फ्लो कर रहा होता है, फ्लो करेगा क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या एक्टिव है, हेपेरिन एक्टिव है। आया समझ, ठीक है। तो अब जब भी देखना, जब तक तुम्हारा खून बहे, हाथ पैर कहीं कटे, तो बोलना हेपेरिन एक्टिव है भाई, इसको इनएक्टिव करेगा। अगर खून जब रुक जाए तो क्या बोलोगे, हेपेरिन इनएक्टिव है। अरे डेली लाइफ से जोड़ो ना इन चीजों को। बचपन में चोट नहीं लगी क्या, मुंह के बल नहीं गिरे क्या, दांत नहीं टूटे। सेकंड आ जाओ। सेकंड बेसोफिल के पास होता है, ये होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का फंक्शन होता है वैसोकंस्ट्रिक्टर। वैसो का मतलब होता है यहाँ पे वेसल्स, कंस्ट्रिक्टर का मतलब होता है, अरे ठंड में सारी चीजें कंस्ट्रिक्शंस हो जाती है, सुकड़ जाती है सारी चीजें। अरे ठंड में हम क्या रहते हैं, गर्मियों में हम रहते हैं ढीले ढाले, ठंड में क्या होता है, हमारी बॉडी एकदम टाइट हो जाती है, सुन होता है ना, एकदम मतलब ऐसे चिपक सी गई, एकदम मतलब ऐसे हो जाते हैं, जैसे कोई भी खाल ऐसे लटका वटका होता है ना, तो एकदम ऐसे हो जाते हैं। मुंह ऐसे लटका होता है, ठंड में जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो एकदम ऐसे स्टेबल हो जाता है, चिपक जाता है।
होता है क्या, कंस्ट्रिक्टर का मतलब होता है पतला होना। अभी सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल है वो किसको पतला कर रहा है सर, वेसल्स को पतला कर रहा है, तो इसका फंक्शन क्या है, वैसो कंस्ट्रिक्टर होना। अब थर्ड पर आ जाओ, थर्ड पर आ जाओ, थर्ड का नाम है हिस्टामिन, हिस्टामाइन। इसका फंक्शन है वैसो डायलेशन कराना, डायलेशन। वैसो से मतलब वेसल्स, डायलेशन का मतलब इन्फ्लेमेशन कराना या फिर इंक्रीज करना डायमीटर ऑफ वेसल्स, और यहाँ पे है डिक्रीज करना डायमीटर ऑफ वेसल्स का। सर वेसल्स का डायमीटर हो जाता है, कब बढ़ता है वेसल्स का डायमीटर, सर इन्फ्लेमेशन के टाइम पे, जब सूज जाता है। कभी गिरे हो रोड पे, इसमें बढ़ रहा है कि इसमें घट रहा है? अरे कंस्ट्रिक्शन का मतलब डिक्रीज हो रहा है, डायलेशन का मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है डायमीटर। जब हम गिर जाते हैं, कोनी वोनी पे लग जाती है तो कोनी सूज जाती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन में कौन हेल्प करता है, हिस्टामिन। वहां पे क्या करा देता है, वैसोडाइलेशन, मतलब इंक्रीज कर देता है वेसल का डायमीटर। जैसे ही वेसल का डायमीटर ज्यादा इंक्रीज होगा तो वहां पे क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, रेड पड़ जाता है ना घुटना वगैरह, तो होता है कि वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है। तो ये एसोसिएट होता है, एसोसिएटेड विद, या फिर हेल्प्स इन इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर कौन काम करता है, हिस्टामिन, हिस्टामाइन। अब यहाँ पे कंफ्यूज करूं, हिस्टामिनेज और हिस्टामिन। हिस्टामिन यूज होता है सर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, हिस्टामिनेज यूज होता है सर एसोसिएटेड एलर्जिक रिएक्शन में। अब देखो कमाल दिखाते हैं, जैसे कहीं पे एलर्जी हो गई, ठीक है, एलर्जी के टाइम पे वहां पे जाएगा हिस्टामिन, कौन जाएगा, हिस्टामाइन। ये क्या करवाएगा वहां पे सर, इन्फ्लामेशन। ठीक है, इफ हिस्टामाइन गेट अनकंट्रोल्ड, अगर हिस्टामाइन क्या हो गया, अरे अनकंट्रोल, अनकंट्रोल हो जाएगा, तो यहां पे एक एंजाइम आता है जिसका नाम है हिस्टामिनेज। जो क्या करेगा सर, सप्रेस कर देगा एक्टिविटी ऑफ हिस्टामाइन, और एलर्जी क्या हो जाएगी, एलर्जी स्टॉप। आया समझ। अगर हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन अनकंट्रोल हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन आता है, हिस्टामिनेज, जो किस में हेल्प करता है, सप्रेस करता है हिस्टामिन की एक्टिविटी को, और फिर क्या होती है, एलर्जी स्टॉप। तो हिस्टामिनेज तो सर तब आ रहा है जब सिर्फ कौन सी रिएक्शन है, एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामाइन कब आ रहा है सर, जब कैसी रिएक्शन है, इन्फ्लामेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत खूबसूरत बनते हैं यहाँ से, हिस्टामिनेज और हिस्टामाइन से, ठीक है। और हिस्टामिन ही जो होता है ना, हिस्टामाइन, यही रिस्पॉन्सिबल होता है एलर्जी के लिए। अगर ये अनकंट्रोल हो जाता है ना, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, रुक जाओ। अगर हिस्टामाइन गेट अनकंट्रोल्ड, अगर हिस्टामिन अनकंट्रोल हो जाता है ना, तो ये एलर्जी कर देता है, और उस वक्त आता है हिस्टामिनेज जो सप्रेस कर देता है एक्टिविटी ऑफ हिस्टामाइन की, और उससे क्या होती है, एलर्जी स्टॉप हो जाती है। अगर हिस्टामिन अनकंट्रोल हो गया तो वहां पे ज्यादा सूजन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाएगी, तो वो एज अ एलर्जी की तरह काम करेगी, और एलर्जी को स्टॉप करने के लिए कौन आता है,